ये हरिद्वार की खबर जानिए। सबसे पहले हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने संयुक्त सचिव के निर्देश पर घनौरी और पिरान कलियर क्षेत्र के बेड़पुर क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर 5 माफियाओं के द्वारा विकसित की जा रही अलग अलग जगहों पर करीब 63 बीघा अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। आपको हम बता भी देते हैं कि एचआरडी अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है और कई बार नोटिस के बावजूद भी भू माफिया नियमों के विरुद्ध कॉलोनी काट रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं एचआरडी के द्वारा भू माफियाओं को सख्त निर्देश देते हुए नियमों के विरुद्ध यदि कॉलोनी काटी गई कहा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर की खबर जानिए, जहां पर पछुआतून में लगातार अवैध प्लॉटिंग को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। विकासनगर के रुद्रपुर क्षेत्र में भी शुक्रवार को एमडीडीए की टीम ने कई बीघा अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी की मशीन से ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करते ही यहां पर एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आसपास के लोग चकरा गए। भूमाफियाओं में भी हड़कंप मच गया। पिछले एक हफ्ते में प्राधिकरण की टीम ने पछुआतून में कई 100 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। खबर हरिद्वार से, जहां पर कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस समय भी आए दिन यहां पर जंगली हाथी पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहे हैं स्थानीय लोगों को। रात के अंधेरे में जंगली हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। खाली प्लॉट की दीवार भी तोड़ी गई है। हमीरपुर कला क्षेत्र में घुस गया था ये हाथी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हाथी के द्वारा दीवार तोड़ने का ये मामला स्थानीय लोगों में डर बैठा रहा है। लोगों ने अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें ली हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हाथी ने बिना जोर लगाए ही गेट से दीवार को मिट्टी समझकर तोड़ दिया। हालांकि वन विभाग हाथियों की आबादी को रिहायशी इलाके में घुसने से अब रोक रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि अब हाथियां नहीं घुसते हैं, लेकिन सभी दावे हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें इस समय जो आप देख रहे हैं ये रिहायशी इलाकों में घुसे हुई आबादी, हाथियों की आबादी की है, जिसमें ये एक हाथी घर में घुस के दीवार तोड़ के आतंक मचा रहा है। मोबाइल फोन से बनाई हुई ये तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रखी हैं। बद्रीनाथ यात्रा की अब बात करते हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है यहां पर तैयारियां और आज प्रशासन की टीम व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। तस्वीरें आपके सामने और देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि अब मई में कपाट खुलने जा रहे हैं एक बार फिर से बद्रीनाथ, केदारनाथ के चारों धामों के, जिससे पहले यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर जो तैयारियां शुरू की गई हैं उस पर जानकारी नितिन सेमवाल मेरे सहयोगी देंगे। नितिन सेमवाल, किस तरह से तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं? क्योंकि देखिए, इस बार की जो यात्रा होगी वो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी, जैसा हर साल होता है। लाखों की संख्या में यहां पर एक बार फिर से श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में प्रशासन की पक्की तैयारियां होना जरूरी है। नितिन जी, निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड के चारों धाम की बात करें तो यहाँ चारों धाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत तरीके से 2025 की यात्रा शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से पिछले वर्षों हमने देखा कि लगभग 50 लाख के आसपास यात्री चारों धाम पहुंचे थे, तो उम्मीद है कि इस वर्ष भी यात्री इसी तरीके से बद्रीनाथ धाम हो, चाहे केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, भारी संख्या में पहुंचेंगे। तो इसलिए प्रशासन अभी भी तैयारियों में जुट चुका है और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो उत्तराखंड सरकार है, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं देहरादून में। तो कहीं ना कहीं यात्रा को लेकर सरकार भी गंभीर है, इसीलिए जिला अधिकारियों को समय रहते धामों में पहुंचने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और आज यानी कि शनिवार को चमोली प्रशासन अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा और बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के काम चल रहा है उसका भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा किस तरीके से इस बार यात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, उसके लिए भी पूरी प्लान तैयार किया जाएगा।
हालांकि इस बार अगर मौसम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में कम बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में जो बिजली पानी की जो समस्या होती थी, बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी कम जरूर होगी। लेकिन अप्रैल 15 तक बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएगी, चाहे बिजली है, पानी है, संचार व्यवस्थाएं हैं, उनको ठीक करने का दावा अप्रैल दूसरे सप्ताह तक किया जा रहा है। तो इसी के लिए आज प्रशासन की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है और जो यात्रा व्यवस्था है उसका जायजा वहां पे आज लिया जाएगा। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सख्त है और हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि तैयारियां शुरू हो रखी हैं इस बार की यात्रा को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। केदारनाथ यात्रा रूट पर पार्किंग की समस्या से लगने वाले जाम को दूर करने के लिए भी विशेष फोकस रखा जा रहा है। इसके लिए पुलिस यात्रा रूट जाम लगने पर जिन जगहों पर समस्याएं आ जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, उन जगहों पर पुलिस के जवानों को तैनात करेगी। केदारनाथ हाईवे पर जिन जगहों पर डेंजर जोन्स हैं, वहां दुर्घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी पुलिस प्लानिंग तैयार कर रही है। रही बात NH नेशनल हाईवे की, जो गौरीकुंड तक जाएगा या सोनप्रयाग तक जाता है, उसमें कुछ कुछ बॉटलनेक्स अभी भी अवेलेबल है। पिछले हफ्ता जो गढ़वाल कमिश्नर सर द्वारा जो मीटिंग ली गई, उसमें अलग अलग विभागों की समीक्षा की गई और सब लोगों द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए यात्रा शुरू करने के पहले वो बॉटलनेक्स क्लियर की जाने की बात कही गई है। नेशनल गेम्स के समापन की बात करते हैं। देखिए, नेशनल गेम्स उत्तराखंड का शुक्रवार को हल्द्वानी में जिसका समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह का सीएम धामी ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, इनके साथ अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबान मेघालय के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने पहली बार नेशनल गेम्स ग्रीन गेम्स में बदल गए हैं, इस बारे में बताया। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार स्वागत किया गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनका स्वागत किया। अमित शाह ने उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में काफी अच्छी तरह से गेम्स का आयोजन किया गया। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड के कई खिलाड़ी ओलंपिक खेल सकते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया कि 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए हमने ताल ठोक दी है। भारत में खेले जाएंगे 2036 के ओलंपिक खेल। नेशनल गेम्स के समापन समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। मोदी जी ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये दो कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं आज सभी युवा को कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती, कौशल्य से नहीं आती, दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता को प्राप्त करा सकता। राष्ट्रीय खेलों में जहां हजारों खिलाड़ियों ने अपने हुनर का जौहर दिखाया, तो वहीं उत्तराखंड का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा। 24 गोल्ड मेडल के साथ उत्तराखंड 7वें नंबर पर रहा। राज्य के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स पर भी
दस्तक देना शुरू कर दिया है। बीते साल गोवा में हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड मेडल टैली में 24वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में हुए राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने जबरदस्त छलांग लगाकर 7वां स्थान हासिल किया। इस साल प्रदेश के 7 जिलों में 11 लोकेशंस पर कुल 32 मैदानों में 35 खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 9000 खिलाड़ी पहुंचे। खेल विभाग ने खिलाड़ियों, कोच और अन्य स्टाफ के लिए हर प्रकार की बेहतरीन व्यवस्था की। आंकड़ों के मुताबिक खेल विभाग ने 50,000 से ज्यादा होटल रूम बुक कराए और ये पहली बार हुआ कि 35,000 वॉलंटियर्स इन खेलों का हिस्सा बने। वहीं समापन पर हरियाणा के खेल मंत्री ने भी उत्तराखंड में अच्छे तरीके से हुए आयोजन की तारीफ की। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के देश भर के खिलाड़ियों के लिए की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त कर दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था के साथ देश भर के खिलाड़ी यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। रहने से लेकर उनका खेलने तक की जो व्यवस्था है, बेस्ट से बेस्ट देने का उन्होंने प्रयास किया है। सभी राज्य के लोग आए हुए हैं, हर तरह से उनके रहने खाने की व्यवस्था हुई है। लगभग हमारे 8,981 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि लगभग बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि गोवा में 44 गेम में 10,000 के करीब थे। हमारे यहाँ लगभग 35 गेम में इतने खिलाड़ी हैं, जो कि अपने में बहुत बड़ी संख्या दर्शाता है। इन नेशनल गेम्स के लिए खेल विभाग ने कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट अलग अलग देशों से मंगवाए हैं। इसके अलावा गेम्स से पहले लगाए गए विशेष ट्रेनिंग कैंप से भी प्रदेश की रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी से बढ़ती रैंकिंग को बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास में रहना होगा, ताकि मेडल टैली में कोई गिरावट न आए। तो हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो उत्तरांचल का जो भी ग्रोथ हुआ है, 100 के करीब उनके मेडल हैं, अगर वो उसको पहले उसको मेंटेन करने की चुनौती होगी। अब जो नया न्यू नेशनल गेम्स होगा उसमें वो टेस्ट हो जाएगा कि आखिरकार उत्तरांचल में जब ये होस्ट किया गया तब ये मेडल आए, और जो नया नेशनल गेम होगा उसमें आपकी रैंकिंग में कितना सुधार हुआ और कितना वो गिर रहा है। उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर पूरे देश को अपनी खेल क्षमता का परिचय दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रदेश के खिलाड़ी इसी लगन और तैयारी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जलवा दिखा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और नेशनल गेम्स खत्म हो चुके हैं। अब बीजेपी ने नेताओं की जो उनकी बेचैनी है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि निकाय चुनावों में कई नेताओं को ये आश्वासन देकर शांत कराया था कि उन्हें चुनाव के बाद संगठन और सरकार में किसी एक जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नेता सरकार में दायित्व को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन कभी निकाय चुनाव तो कभी नेशनल गेम जैसे आयोजनों के कारण इस पर ब्रेक लगता रहा है। निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत से दावेदारों को ये कहकर शांत किया कि भविष्य में सरकार या संगठन में उन्हें जगह मिलेगी। अब निकाय चुनाव भी हो चुके हैं और नेशनल गेम भी, तो इन नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है। इनमें से कई नेता इन दिनों बीजेपी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। नहीं, नगर निकायों में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत जमकर मेहनत की, अच्छे परिणाम दिए, और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। अभी हम मंडल बनाने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता मंडलों की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष और जिले की टीम में जिम्मेदारी मिलने वाली है। उसके बाद प्रदेश की टीम में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, अनुभवी कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, और उसके बाद सही समय आने पर इन दायित्वों का निर्धारण भी होगा। सरकार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग और बीकेटीसी के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। कई और दायित्वधारियों का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है, जिन पर नेताओं की टकटकी लगी हुई है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इन पदों पर दायित्वधारियों की नियुक्ति तो कर ही सकती है। कुछ और बोर्डों, निगमों में पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन
दोनों इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि वरिष्ठता और योग्यता दोनों को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि जिन लोगों को दायित्व दिया जाए वे सरकार में भी अपना योगदान कर सकें और जो कोई उनको जिम्मेदारी दूसरी भी दी जाती है तो वे उसको भी पूरा कर सकें। 23 मार्च को सरकार का 3 साल का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। इस 3 साल में 2 बार सीमित संख्या में दायित्वधारियों की लिस्ट जारी हुई। अधिकांश दायित्व वाले पदों पर किसी न किसी कारण घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन अब सरकार करीब करीब मन बना चुकी है। सुगबुगाहट है कि अप्रैल या मई में होने वाले पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 की तैयारियों के मद्देनजर सरकार कभी भी बड़े लेवल पर दायित्वधारियों की सूची जारी कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों में पर्यटन सीजन की तैयारियां होने लगी हैं। कम बारिश और मौसम के बदलते चक्र से अब इस बार पहाड़ों में खूब पर्यटन आने की आस है। हालांकि इन सब के बीच में सबसे बड़ी टेंशन सड़कों को जाम मुक्त करने की अभी भी है। पहाड़ों में पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। नैनीताल में नावों को नए पर्यटन सीजन के लिए ठीक करने का काम शुरू किया गया है। पर्यटकों को सुरक्षा और बेहतर यात्रा मिले, इसके लिए इन नावों को रंग रोगन करके तैयार किया गया है। इसके साथ ही होटल मालिक भी होटलों को तैयार कर रहे हैं। इस बार कैंची धाम और नैनीताल तक अच्छा कारोबार करने की उम्मीद कारोबारी जता रहे हैं। इस समय जो है अब हम सीजन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए जो है बोटों को तैयार कर रहे हैं। इस समय जो है फरवरी से लेकर मार्च तक हमारा पूरा इसमें रंग रोगन का कार्य होता है और जिसकी बोट पुरानी होती है, कहीं पर ख़राब होती है तो उसका रिपेयरिंग का कार्य होता है। अगर कोई अपनी नया बोट जो बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं है उसको डैमेज करके नया बनाता है। पर्यटन सीजन की तैयारियों के बीच में ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी से टेंशन देने लगा है। इस बार ट्रैफिक जैम से पर्यटकों को ना जूझना पड़े, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन कई तरह की तैयारियां अभी अधूरी हैं। जो नहर कवरिंग करके पार्किंग बनाई गई है, इसको भी क्योंकि पूर्व में सर्वे किया गया था, इसमें कुछ ROW को लेकर इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करवाया जा रहा है और ROW के इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो इस एरिया को भी उसमें टेकअप करके इसको जोड़ा जाएगा ताकि एक थ्रू आउट स्टार्ट टू फिनिश एक रिंग रोड निकल कर आ पाए और उसमें जो ट्रैफिक है उसको हम लोग वन वे करें। जब 500 व्हीकल्स की पार्किंग एक जगह पर बनेगी तो वहाँ उस पार्किंग के कारण भी कुछ कंजेशन क्रिएट होने की संभावना बनेगी। उसको देखते हुए उसको ईज आउट करने के लिए जो रिंग रोड है ये काम आएगी। नैनीताल समेत दूसरे पर्यटन स्थलों पर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जरूरत है एक प्लानिंग के तहत काम करने की ताकि पर्यटन सीजन में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।